नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव के लिए बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। इस सीट को रिक्त घोषित करते हुए निर्वाचन कार्यालय भारत निर्वाचन आयोग से उपचुनाव को लेकर सिफारिश की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग ने यहां 6 महीने के अंदर उपचुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यहां 26 अक्टूबर से पूर्व उपचुनाव होना है। इसी बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी बागेश्वर जिला निर्वाचन अधिकारी से बजट के साथ ही अन्य संसाधनों की उपलब्धता बताने को कहा। बता दें कि चंदन रामदास के निधन के चलते रिक्त बागेश्वर विधानसभा सीट पर 26 अक्टूबर से पहले उपचुनाव होना है। बागेश्वर से जो विधायक रहे, राज्य सरकार में जो मंत्री रहे, चंदन राम दास जी के निधन से काफी दुखी का क्षण है, क्योंकि उनके निधन से वो बागेश्वर की जो सीट है वो रिक्त हुई है और निश्चित रूप से 6 माह के अंदर वहां उपचुनाव होना है। पार्टी संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर पर लगातार पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को, योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। जहां तक उपचुनाव का प्रश्न है, समय आने पर पार्टी उस पर निर्णय लेगी। कौन वहां प्रत्याशी होगा, कब वहां चुनाव डिक्लेयर होता है, ये सब कुछ चुनाव डिक्लेयर करने के बाद ही पार्टी उस विषय पर निर्णय करेगी। निश्चित रूप से बागेश्वर में 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का उपचुनाव होगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आज ही मेरी इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भगत सिंह ढेसिला जी से वार्ता भी हुई है और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी पूरी शिद्दत से चुनाव की तैयारी में है। बूथ कमेटियों का गठन हो रहा है। दोबारा उनका कहाँ क्या कमी रही, उन बूथों को भी हम देख रहे हैं। पिछले चुनाव में जिस बूथ में हमको कम मतदान हुआ था, कम वोट मिले थे, उन बूथों पर भी हमारी नजर रहेगी, उनमें कोशिश रहेगी और पूरी शिद्दत से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी टक्कर देंगे और हमारी कोशिश रहेगी हम किसी भी हालत में हम बागेश्वर का उपचुनाव जीतें। वहीं हरिद्वार में सैकड़ों होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। यहां कारोबार कर रहे ज्यादातर होटल के पास ना ही फायर सेफ्टी की एनओसी है और कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिससे यहां कारोबार कर रहे कई होटल सरकार का राजस्व को चूना लगा रहे हैं। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहां हजारों की तादाद में बड़े और छोटे होटल हैं। हरिद्वार में होटल खुलने का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन यहां के ज्यादातर होटल मानकों का दरकिनार कर कारोबार कर रहे हैं। इनमें से कई होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जिससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं होटल कारोबारी सरकारी नियमों में ढील देने की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो ये है कि हमें होटल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। जैसे हमारा फायर एनओसी है, एनजीटी है, पोल्यूशन बोर्ड से एनजीटी मिलती है और जो नगर निगम और विकास प्राधिकरण से अप्रूव नक्शा है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद ही हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन का। तो अभी जो प्रॉब्लम हरिद्वार के हम होटल वाले फेस कर रहे हैं वो ये प्रॉब्लम है कि कुछ जो पैरामीटर्स हैं गवर्नमेंट के वो इतने ज़्यादा वो है कि जैसे फायर की एनओसी के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, एनजीटी के लिए बहुत सारी कंडीशन है। हमारा अग्निशमन विभाग है, उसकी मुख्य परेशानी आ रही थी। तो उसमें सरकार द्वारा ये नियम बनाया जा चुका है कि 12 मीटर से नीचे की जो बिल्डिंग है
उसको अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं चाहिए। लेकिन आज भी पर्यटन विभाग की वेबसाइट जिस पर ये रजिस्ट्रेशन होता है वो आज भी अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना रजिस्ट्रेशन को मान्य नहीं कर रही है। हमने सभी को लगभग नोटिस दिया था और सभी लोगों ने जो है कुछ लोगों का जिनका अग्निशमन का उसका प्रमाण पत्र मिला है तो वो उसको हम कर रहे हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं। और कई बार होटल एसोसिएशन ने, होटलरिया ने, हमारे सचिव साहब के स्तर से ये भी वार्ता हुई है कि भाई इनका अगर वन टाइम सेटलमेंट करके इनकी कोई व्यवस्था की जाए तो हमारे लगभग सभी होटल का पंजीकरण किया जा सकता है। क्योंकि कुछ होटल बहुत पुराने स्थलों में बने हैं जिनकी भूमि का क्लेरिफिकेशन नहीं है और जहां पर गलियों के अंदर बने हुए हैं, जहां पर अग्निशमन के नियमानुसार वो पंजीकरण के थोड़ी से करने में दिक्कत हो रही है, उनके एनओसी देने में। कई तरह की कुछ चीजें हैं जिनका जो है उच्च स्तर पर ही निदान किया जा सकता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि उद्योगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए 12 मई को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस संबंध में शासन ने सभी विभागों और बैंकों को पत्र भी जारी कर दिए हैं। बैठक में उद्योगों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें औद्योगिक नीतियों में संशोधन, सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि, उद्योगों के लिए लैंड बैंक और अवस्थापना विकास समेत अन्य मुद्दों पर उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। इसके अलावा उद्योगों की समस्या का समाधान भी होगा। वहीं इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से उद्योगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। पिछले 6 सालों से जब भारतीय जनता पार्टी यहां आई है, लगभग 1,500 के करीब छोटे छोटे उद्योगों का पलायन किया जा रहा है। इससे बड़ा नुकसान हुआ है। जीएसटी का भी नुकसान, राजस्व का भी नुकसान। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से उद्योगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। विगत 6 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई है, लगभग 1,500 के लगभग छोटे बड़े उद्योग जो इकाइयां हमारी हैं उन्होंने यहाँ से पलायन किया है और हमको बड़ा नुकसान हुआ है। जीएसटी का भी नुकसान हुआ है, राजस्व का जो होता है हमारा राज्य को राजस्व प्राप्त होता है उसका भी नुकसान हुआ है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि बड़ी कोई इंडस्ट्री यहाँ आए, लेकिन अभी विगत 6 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड सरकार का है, एक भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं यहाँ स्थापित कर पाए जो 1,000 लोगों को भी रोजगार दे। देखिए, राज्य सरकार लगातार राज्य में उद्योग बढ़े, उद्योग से यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक 12 तारीख को होनी निश्चित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक को लेने वाले हैं। राज्य में औद्योगिक माहौल बने, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, उद्योगों को आने वाले जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनको कोई समस्या है, सरकार उनका समाधान करने को तैयार है और राज्य के नौनिहालों को, बेरोजगार नौजवानों को उद्योगों में नौकरी मिले ये सुनिश्चित हो और राज्य में और नए उद्योगों के लिए माहौल तैयार हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 मई को जनपद चमोली के जिला न्यायालय परिसर, गोपेश्वर न्यायालय, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी और गैरसैंण में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीनियर सिविल जज सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के मामले, एनआई एक्ट और मोटर दुर्घटना प्राधिकरणों और वैवाहिक कुटुंब न्यायालयों के मामले, श्रम भूमि से जुड़े हुए मामले, राजस्व के मामले, मनरेगा के अलावा कई मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
जिसके तहत अभी हमारी जो पहले लोक अदालत हुई थी उसके बाद अभी 2 महीने बाद पुनः लोक अदालत आयोजित हो रही है। और इस दौरान हमने ऑलमोस्ट अभी 7-8 हमारी जो प्री मीटिंग्स होती हैं लोक अदालत की तैयारी हेतु, जिसमें हम हमारे जो PLVs हैं, हमारे पैनल लॉयर्स हैं, उन्हें प्रचार प्रसार के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ हमारे बार एसोसिएशन के साथ एक विशेष बैठक होती है। हमारे जो पदेन सदस्य हैं, DM साहब, SP साहब, उनके साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाती है, ताकि हम जितने भी नोटिसेज हैं जो हमारे बातकारी हैं उनको दिया जाता है, ताकि दोनों लोग आ जाएं और यहाँ पर सुलह समझौते के आधार पर मामलों का जो निस्तारण है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके। उधर अल्मोड़ा पहाड़ में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ लोग मुखर हो रहे हैं। इसको लेकर भूमाफियाओं भगाओ पहाड़ उत्तराखंड बचाओ अभियान के तहत 13 मई को अल्मोड़ा में विभिन्न संगठन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत कई संगठन भी शामिल होंगे। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष PC तिवारी के अनुसार 13 मई को अल्मोड़ा के साथ ही कई स्थानों में प्रदर्शन और शासन को ज्ञापन भेजे जाएंगे। तिवारी का कहना है कि राज्य बनने के बाद, खासकर कोरोना महामारी के बाद, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों जमीनों पर माफियाओं का कब्जा अभूतपूर्व तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अस्मिता पर खतरा है, जिसका सामना करने के लिए उत्तराखंड समाज को चिंतन मंथन करने की एकजुटता की जरूरत है। की बड़ी पैमाने पर लूट हुई है, प्राकृतिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर लूट हुई है कंपनियों के नाम पर, और तमाम जो लूटने वाले लोग हैं और जिनको अनुमतियां दी गई हैं, वो अनुमतियां उन प्रभावशाली लोगों को देने में प्रशासन का, कई जिलाधिकारियों का, कई सरकार का पूरा योगदान है। और अब उन्होंने उत्तराखंड के समाज का जीना हराम कर दिया है और उसके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाइयां हो नहीं पाती हैं। कुछ जगहों पर जहां पर लगातार जनता लड़ती है या संगठन लड़ता है या हमारी पार्टी लड़ रही है, वहां पर कुछ नतीजे आए हैं। और लेकिन आज हमको लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी जमीन बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनता के अधिकार के लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत है। इसलिए 13 तारीख को अल्मोड़ा में गांधी पार्क में 11 बजे से एक भूमाफिया भगाओ पहाड़ बचाओ, भूमाफिया भगाओ उत्तराखंड बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों का जो लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। महिला पहलवानों द्वारा अत्याचार और उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग समर्थन में कांग्रेस ने काला दिवस मनाया और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने भी शिरकत की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को बचाने में जुटी हुई है, जो कि महिला पहलवानों के साथ अन्याय है। इस पर केंद्र सरकार की कड़ी कार्रवाई करे ताकि पहलवानों को न्याय मिल सके। पहलवान जो पिछले 18 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, आरोपी सांसद जिसके ऊपर उन्होंने यौन शोषण का, अन्य जातियों का आरोप लगाया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं की है। लगातार 18 दिनों से वो मांग कर रहे हैं कि आरोपी सांसद को, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप है, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख पदम सिंह ने कहा कि भारतीय चित्र साधना के माध्यम से फिल्म निर्माण
के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और दर्शन की सर्वोच्चता स्थापित हो। इस उद्देश्य से भारतीय क्षेत्र साधना प्रति 2 वर्ष में नवोदित फिल्मकारों और कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय फिल्म उत्सव का आयोजन करती है। इस सबके बीच भारतीय क्षेत्र साधना के 3 दिवसीय 5वां क्षेत्र भारतीय फिल्मोत्सव 23 से 25 फरवरी 2024 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भारतीय फिल्मोत्सव 2024 के पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। साथ ही साथ पदम सिंह ने बताया कि फिल्मों की एंट्री के लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच मध्य एंट्री स्वीकार की जाएगी। प्रतिभागी 4 श्रेणियों में अपनी एंट्री भेज सकते हैं, जिसमें बाल फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और कैंप्स फिल्म निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि फिल्मोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए 8 विषय निर्धारित किए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर फिल्मकार अपनी फिल्में भेज सकते हैं। ये विषय महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, समरसता और साथ ही साथ पर्यावरण, भविष्य का भारतीय जनजातीय समाज, ग्रामीण विकास, वासुदेव कुटुंबकम पर रहेंगे। विजेताओं के लिए 10 लाख तक की पुरस्कार राशि भी निर्धारित की गई है। वर्तमान में भारत की जो भूमिका आज विश्व देखना चाहता है, तो विश्व को वो भूमिका दिखे, उसके लिए यहाँ की समाज की मानसिकता तैयार करना, महिला सशक्तिकरण का विषय उसके अंदर है, भविष्य का भारत उसका एक विषय है, पर्यावरण एक विषय है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा मेरा परिवार है, उसका एक विषय है। ये जनजातीय समाज जिसको हमसे अलग करके रखा गया, ऐसा जनजातीय समाज के विषय में उसका जो मूल तत्व है उसको लाकर और उसका इस भारतीयता के लिए, भारतीयता को बचाए रखने के लिए क्या अभी तक का योगदान है, ऐसे लगभग 8 विषय जो समाज के अंदर समाज के कर्तव्य को जागृत करने वाले होंगे, ऐसे विषयों को लेकर ये 8 विषय निर्धारित किए हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों के साथ किसी प्रकार के कोई पशु क्रूरता न हो, साथ ही साथ बीमारी एवं कमजोर घोड़े खच्चरों का संचालन यात्रा मार्ग में किसी भी दशा में न हो, साथ ही साथ घोड़े खच्चरों को गर्म पानी उपलब्ध कराने और उनकी निरंतर निगरानी करने के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ कपूड़ा ने पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पशुपालन मंत्री ने कहा कि यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों के साथ किसी प्रकार से कोई क्रूरता न हो, उनकी निगरानी के लिए 30 सदस्यीय म्यूल टास्क फोर्स का तैनाती की जाए। साथ ही साथ घोड़े खच्चरों चिकित्सक और साथ ही साथ सुविधा उन्हें मुहैया कराई जाए। साथ पशु चिकित्सकों एवं 6 पैरावेट की भी तैनाती की जाए। यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों को गर्म पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए 18 स्थानों पर घोड़े खच्चरों के लिए गीजर युक्त गर्म पानी की शर्यियों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी देखरेख म्यूल टास्क फोर्स कर रही है। कुछ की कॉलिक की वजह से हुई है, कॉलिक की वजह से डेथ, मेजर डेथ जो पिछली बार भी हुई थी वो कॉलिक ही मेन रीजन था। तो कुछ की कॉलिक की वजह से हुई है और कुछ की स्ट्रेस की वजह से हुई है, क्योंकि आपको पता है इन 15 दिनों में जो मौसम बहुत ही हार्श रहा है, खराब रहा है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हुई है, लगातार बर्फबारी हुई है। तो और इनिशियल जो डेथ होती है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इसी फेज में होती है, पहले 1 सवा महीने में, क्योंकि उस वक्त घोड़े को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, घोड़े को स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो ये 2 मेन रीजन रहे हैं डेथ के। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रुड़की की, जहां पर दैनिक मानव जगत के प्रभारी मुनव्वर कुरैशी दोपहर 2 बजे कलियर जाते समय सड़क में बने गड्ढे में गाड़ी का पहिया आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि हिंदी मानव जगत अखबार के प्रभारी मुनव्वर कुरैशी रुड़की से किसी काम के लिए कलियर जा रहे थे, जहां रास्ते में सड़क में बड़े बड़े गड्ढे में कुरैशी की गाड़ी का पहिया आ गया, जिसके बाद बाइक डिसबैलेंस होने पर वह सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार मानते हुए न्यू प्रेस क्लब कलियर की ओर से पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कलियर थाने में तहरीर दी गई है।
बात है सीधा सीधा एक्शन पीडब्ल्यूडी जो कि जिन्होंने गंभीरता से सड़कों के गड्ढों को नहीं लिया, टूटी सड़कों को नहीं लिया। और मैं तो कैबिनेट मंत्री से यही दरखास्त करूंगा कि पीडब्ल्यूडी एक्शन पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। और ये वरिष्ठ पत्रकार मनोहर कुरैशी साहब के जो है ना हाथ पे फ्रैक्चर है और इनकी पसली में फ्रैक्चर है, इनके घुटने में काफी चोट है, इन्हें काफी गंभीर चोट आई। और कितने आम लोग, ये तो पत्रकार होने के नाते इनकी आवाज उठ गई है, पता नहीं कितना आम लोग जिनकी आवाज दब जाती है। ये 9 तारीख को दिन के 2 बजे मैं रुड़की से करियर जा रहा था और मेहुड़ और करियर के बीच में बहुत गहरा खड्डा था जो मेरी बाइक के सामने आ गया और मेरी बाइक उसमें गिर गई। मैं अंतिम होकर सड़क के साइड गिरा, जिसमें मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने मुझे उठाया और हॉस्पिटल पहुंचवाया। हॉस्पिटल में मेरी दोनों टांगों में बहुत ज़्यादा, देखो जैसे देख रहे हैं आपके, खुली चोटें हैं, लेकिन मेरी दाएं साइड की छाती में और दाएं साइड के हाथ में फ्रैक्चर है, जो एक्सरे करा के हड्डी वाले डॉक्टर को दिखलाया। तो ये दोनों साइड में फ्रैक्चर है और उन्होंने 40 दिन का बेड रेस्ट बताया मुझको। सबसे बड़ी गलती तो मैं पीडब्ल्यूडी की मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कई युवा जो करियर निवासी हैं उनके एक्सीडेंट हुए हैं और उनकी जान चली गई। वहीं कुमाऊं दौरे पर निकले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जसपुर में विधायक आदेश चौहान के निवास पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करण माहरा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान करण ने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार द्वारा प्रदेश में मजारे तोड़ने को लेकर कहा कि कोर्ट में चल रहे मामले के बीच सरकार प्रदेश में मजारे तोड़ने का काम कर रही है, जो कि गलत है। वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस की मजबूती के लिए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में सर्वेक्षण के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और पार्टी प्रदेश भर में सर्वे भी करा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अब मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, जिसका उदाहरण कर्नाटका का चुनाव है। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड की जनता भी बीजेपी की दोहरी राजनीति, महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। पैदा करना चाहती हिंदू मुसलमान का, और उनके पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं। डेवलपमेंट उन्होंने किया नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है। तो वो ये चाहते कि इस झगड़े में कुछ उनको वोटों का फायदा हो जाए और पब्लिक ना समझे। लेकिन अब पब्लिक सब समझती है, सबको अपने घर में बैठे हुए बेरोजगार बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई दिखाई दे रही और देश कमजोर होता हुआ सबको दिखाई दे रहा है। तो ये एक चीज आपसे जरूर इस बारे में कहना चाहूंगा, जो अपने मजारों वाली बात कही है, इसमें कई मंदिर भी तोड़े गए हैं। जीतपुर नेगी गौर पड़ाव के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम मनीष कुमार सिंह से मिला, जिसपे बीती रात वन विभाग की टीम अधिकारियों द्वारा धार्मिक संरचनाओं को तोड़ने की बात कहते हुए हनुमान मंदिर में किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण न होने की बात कही गई। लोगों ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा के लिए तार बाड़ की गई है और ताकि जंगली जानवर मंदिर का कोई नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि मंदिर की पवित्रता के कारण ग्रामवासी समय समय पर भंडारा और कीर्तन कराते रहते हैं। साथ ही साथ ग्रामवासियों ने मंदिर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न ही किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण है। लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए एसडीएम मनीष कुमार सिंह से हनुमान मंदिर की सुरक्षा के लिए तार बाड़ को बनाए रखने की मांग की है। मामला ये था, करीब 15-20 साल से एक मंदिर बना हुआ था जीतपुर नेगी से लगे हुए जिसपे चबूतरा बना हुआ था। हनुमान जी की मूर्ति और राम जी की मूर्ति इनकी स्थापना हुई थी और साल में कभी एक आध बार भंडारा होता है। उस पर कुत्तों की गंदगी ना हो करके इसलिए जाली लगाई गई थी। तो रात फॉरेस्ट वाला आके इस जाली को काट कूट गया। हमने कहा जाली को मत काटो, इससे थोड़ा इसका रखरखाव रहेगा। तो इसी विषय में ज्ञापन देना आता है। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जीतपुर नगी में जो फॉरेस्ट के अंदर कोई मंदिर है उसको हटाने गए थे और उसको लेकर के ग्रामवासियों में और फॉरेस्ट की टीम में कुछ विवाद हुआ था। मौके पे काफी ग्रामवासी भी एकत्रित हो गए थे। सीओ साहब और तहसीलदार मौके पर गए थे और लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल जो है वहां से लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई स्थिति जो नहीं है अभी,
और उसमें उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को देख रहे हैं और उसमें जो भी नियम सम्मत होगा कार्रवाई है। वहीं राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का 5वां द्विवार्षिक ब्लॉक स्तरीय अधिवेशन इंडोर स्टेडियम दिनेशपुर में किया गया। इस दौरान उधम सिंह नगर जिले के तमाम सरकारी टीचर कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का ब्लॉक स्तरीय कदरपुर ब्लॉक का चुनाव कराया गया। चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से कदरपुर कोल ब्लॉक से बंसीधर पांडे अध्यक्ष और पूर्व साथ ही साथ एवं मनोज राय महामंत्री चुने गए। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों एवं सरकारी सुव्यवस्था से खुश होकर अभिभावक और छात्र छात्राएं सरकारी स्कूल में पढ़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मैं पूरे संगठन को एक साथ लेकर चलूंगा और जो भी शिक्षकों के कार्य हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले निस्तारित कराने की कोशिश करूंगा। जो ब्लॉक स्तर के हैं, चाहे हमारी शिक्षिका बहनों की CCL की मांग हो उन्हें पास कराना, उनके मेडिकल को पास कराना और जितने भी कार्य हैं ब्लॉक से संबंधित उनको पहले करूंगा और जो आगे के कार्य होंगे वो अपने जिला और मंडल एवं प्रांत पर आगे उनको भेजूंगा। ऐसा मेरा सभी के साथ पहले से ही कारगर कार्य है और आगे भी मैं इन तरह के कार्य मैंने किए हैं और कार्य करता रहूंगा। ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हुआ है, इसमें अपने शिक्षकों की कई समस्याएं होती हैं, कई मांग होती हैं, वो सब शिक्षक इसकी समीक्षा करते हैं, चर्चा करते हैं और इसी के बीच में थोड़ा सा एक चुनावी प्रक्रिया होती है, वो मात्र औपचारिकता है। हमारे शिक्षक भाई बहन बहुत योग्य लोग हैं और ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इनके आपस के बीच में कोई गुटबाजी हो, तो ये आपसी सहमति से ही एक चुनाव की प्रक्रिया भी होती है। आज इस सम्मेलन में हमारे शिक्षक भाई बहनों ने मुझको आमंत्रित किया, मुझको इज्जत मान सम्मान दिया। मैं इस सफल अधिवेशन की मैं सभी शिक्षक भाई बहनों को, राष्ट्रीय शिक्षक संघ को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और इन सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।